Hello students, welcome to my class. Today in this class, we are going to discuss the stepping stone method of improving the initial basic feasible solution of a transportation problem. Initial basic feasible solution किसी भी transportation problem का आप कोई भी method use करके find कर सकते हो. There are three methods: northwest corner method, least cost method and the Vogel's approximation method. So most popular है उसमें Vogel's approximation method. इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद में द नेक्स्ट टास्क इज टू टेस्ट दिस सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं. तो अगर ऑप्टिमल है देन ओके, अगर ऑप्टिमल नहीं है तो फिर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. सो टेस्ट करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं. एक मेथड है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और दूसरी है स्टेपिंग स्टोन मेथड. दोनों में से जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है स्टेपिंग स्टोन मेथड. तो आज के इस लेक्चर में हम स्टेपिंग स्टोन मेथड ही डिस्कस करेंगे. तो चलिए देखते हैं व्हाट इज स्टेपिंग स्टोन मेथड. कंसिडर दिस एग्जांपल. अ कंपनी हैज रिसीव्ड अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई gravel for 3 new construction projects located in towns A, B and C. Construction engineers have estimated the required amounts of gravel which will be needed at these construction projects. So इस टेबल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर जितने ट्रक लोड्स की रिक्वायरमेंट है पर वीक वो आपको दी हुई है. सो लोकेशन ए पर 72 ट्रक लोड्स पर वीक चाहिए, लोकेशन बी पर 102 ट्रक लोड्स एंड लोकेशन सी पर 41 ट्रक लोड्स पर वीक रिक्वायरमेंट है. द ग्रेवल रिक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स कैन बी सप्लाइड बाय 3 पिट्स लोकेटेड इन टाउन्स एक्स वाई एंड जेड दैट हैव द फॉलोइंग कैपेसिटीज. सो पिट्स आपको दिया हुआ है एक्स वाई जेड और उनकी वीकली कैपेसिटीज दी हुई है. सो पिट एक्स पर वीकली कैपेसिटी है 76 ट्रक लोड्स, पिट वाई पर 82 ट्रक लोड्स एंड पिट जेड पर 77 ट्रक लोड्स पर वीक कैपेसिटीज है. द कंपनी हैज कंप्यूटेड द डिलीवरी कॉस्ट फ्रॉम ईच पिट टू ईच प्रोजेक्ट साइट. दीज कॉस्ट इन हंड्रेड्स ऑफ रुपीज आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल. सो इस टेबल के अंदर आपको जो कॉस्ट दी हुई है वो पिट एक्स से प्रोजेक्ट लोकेशन ए पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो दिए 400 रुपीज़, बिकॉज ये हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ में है इसलिए ये 400 है. एक्स टू बी 800 रुपीज़, एक्स टू सी 800 रुपीज़ एंड सो ऑन. सो इस टेबल के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दी हुई है. फाइंड द शेड्यूल ऑफ शिपमेंट सो एज टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो आपको ऐसा शिपमेंट फाइंड करना है जिससे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज हो. टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम first we have to express this transportation cost matrix as transportation cost table. So टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई भी ऐड करना पड़ेगी एंड आल्सो यू हैव टू सी वेदर दिस इज बैलेंस्ड और नॉट. सो बैलेंस्ड है या नहीं ये हम चेक करेंगे. टोटल डिमांड इक्वल टू टोटल सप्लाई. सो टोटल वीकली सप्लाई है वो 235 ट्रक लोड्स है एंड टोटल डिमांड जो है वो अगर आप देखोगे तो वो 215 ट्रक लोड्स हैं वीकली. सो यहाँ पर हमने एक डमी साइट इंट्रोड्यूस की है विद रिक्वायरमेंट ऑफ 20 ट्रक लोड्स. सो टोटल डिमांड अब आपके पास में 235 हो गई है, बिकॉज ओरिजिनल आपको दिया था उसमें ये 235 नहीं हो रही थी. 72 + 102 + 41 ये गिवन था कैपेसिटीज़. सो इनका सम होता है 215. सो 235 करने के लिए हमने यहाँ पर एक डमी साइट इंट्रोड्यूस की है विद जीरो कॉस्ट एवरीवेयर. सो ये तो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टेबल. सो अब इनिशियल शिपमेंट शेड्यूल आपको फाइंड करना है यूजिंग वोजेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड. सो इनिशियल शिपमेंट फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे वोजेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड. सो वोजेल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करने के लिए फर्स्ट वी लुक एट द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में हमने चेक किया लीस्ट एलिमेंट इज 0, नेक्स्ट लीस्ट एलिमेंट इज 4. So difference of these two is 4. Similarly second रो में भी लीस्ट एलिमेंट 0 है और नेक्स्ट लीस्ट एलिमेंट है 16. थर्ड में लीस्ट एलिमेंट है 0, नेक्स्ट लीस्ट एलिमेंट है 8. सिमिलरली कॉलम वाइज जाएंगे हम तो लीस्ट एलिमेंट है 4, नेक्स्ट लीस्ट एलिमेंट इज 8. दोनों का डिफरेंस हो गया 4. यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट 8, नेक्स्ट है 16, 8. यहाँ भी डिफरेंस है 8 एंड यहाँ पर 0 है. सो दीज आर दी पेनल्टीज. सो यहाँ पर जो भी हाईएस्ट पेनल्टी है उसको सबसे पहले मिनिमाइज करते हैं. सो 16 इज द हाईएस्ट पेनल्टी
सो इस 16 के करस्पॉन्डिंग रो में अगर हम देखेंगे तो लीस्ट एलिमेंट है 0। सो 0 पर हम सप्लाई करेंगे क्योंकि इसको मिनिमाइज़ करना है। सो लीस्ट जो भी कॉस्ट है उसमें हम सप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर अगर हम सप्लाई करते हैं तो कितनी यूनिट सप्लाई कर सकते हैं? यहाँ पर अवेलेबल 82 है, रिक्वायरमेंट 20 की है। सो ऑल 20 यूनिट्स कैन बी सप्लाइड हियर। सो दिस कॉलम इज़ नाउ यू कैन कवर। इसकी डिमांड पूरी हो गई है। सो इस कॉलम को आप कवर कर सकते हो। सो 20 यूनिट सप्लाई करने के बाद में यहाँ पर आपके पास में 62 यूनिट्स रिमेनिंग है जिसको हम कहीं और सप्लाई करेंगे, बट इस कॉलम को हमने पहले कवर कर दिया है क्योंकि इसकी डिमांड पूरी हो गई है। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। 20 यूनिट सप्लाई करने के बाद में इस कॉलम को हमने कवर कर दिया। नाउ रिमेनिंग रोज एंड कॉलम्स में फिर से पेनल्टी फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर लीस्ट है 4, नेक्स्ट है 8। सो दोनों का डिफरेंस हो गया 4। यहाँ पर लीस्ट 16 तो डिफरेंस हो गया 0। यहाँ पर लीस्ट है 8, यहाँ पर 16 है, देन 8। फिर इन दोनों का डिफरेंस, लीस्ट एलिमेंट्स का डिफरेंस 4 है। यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट्स का डिफरेंस 8 है, यहाँ पर लीस्ट एलिमेंट्स का डिफरेंस 8 है। सो अब टाई हो गया। यहाँ पर जो लार्जेस्ट पेनल्टी है वो है 8 और वो 3 जगह पर आ रही है। सो इस टाई को रिजॉल्व करने के लिए हम तीनों में 1 बाय 1 चेक करते हैं कि लीस्ट कॉस्ट किस में है। सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो लीस्ट कॉस्ट आपको दिखाई दे रही है 8 में, और यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 72 ट्रक लोड्स की, और यहाँ पर अवेलेबल है 77 ट्रक लोड्स। दूसरे में हमने देखा यहाँ भी 8 है। सो यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट 8 है। तो यहाँ पर अगर सप्लाई करते हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ 76 मैक्सिमम हम सप्लाई कर सकते हैं ट्रक लोड्स, बट रिक्वायरमेंट 102 की है। सो ऐसी लोकेशन को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे इन केस ऑफ टाई जहाँ पर डिमांड पूरी नहीं होती हो। दूसरा वाला 8 देखेंगे हम। दूसरे वाले 8 में 76 की सप्लाई है, 41 की जो है वो डिमांड है। यहाँ डिमांड फुलफिल हो जाती है, बट आफ्टर फुलफिलिंग द डिमांड 41 यूनिट्स अगर हम सप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 35 यूनिट्स रिमेनिंग होती है। सो इन दोनों में हमको चूज़ करना है कि कौन सा आपको लोकेशन लेना है। सो वी विल चूज़ दिस बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो जाती है और डिमांड भी पूरी होती है, जबकि यहाँ पर डिमांड तो पूरी होती है बट मैक्सिमम सप्लाई एग्जॉस्ट नहीं होती। यहाँ पर 35 यूनिट्स स्टिल रिमेनिंग है। सो हम वो लोकेशन लेते हैं जहाँ मैक्सिमम डिमांड या डिमांड पूरी फुलफिल होती हो और मैक्सिमम सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो जाती हो। सो यहाँ पर हम सप्लाई करेंगे 72 यूनिट्स की, 72 ट्रक लोड्स की। सो इसकी भी डिमांड अब पूरी हो गई है। सो इस कॉलम को भी आप कवर कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ टाई आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि उस लोकेशन पे सप्लाई करना है जहाँ पर आपकी मैक्सिमम डिमांड फुलफिल होती हो विथ मैक्सिमम सप्लाई एग्जॉस्टेड। सो इन दोनों 8 में से मैंने वो लोकेशन चूज़ की है जहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई भी हो रही है, दैट मीन्स डिमांड फुलफिल हो रही है, और यहाँ पर सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो रही है। तो अब यहाँ पर रिमेनिंग यूनिट्स है 5। आफ्टर अलॉटिंग 72 ट्रक लोड्स हियर वी आर लेफ्ट विथ 5 ट्रक लोड्स। सो बचे हुए जो 5 ट्रक लोड्स हैं उनको कहीं बोर्ड पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। सो आफ्टर गिविंग 72 हियर वी कैन हाइड दिस कॉलम। नाउ इन द रिमेनिंग कॉलम्स एंड रोज अगेन वी फाइंड द पेनल्टीज। सो पेनल्टी है यहाँ पर 0, यहाँ पर 16 एंड 24 का डिफरेंस है 8, इधर भी 8, यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है। अगेन वी हैव टाई बिटवीन दी लार्जेस्ट पेनल्टीज। सो लार्जेस्ट पेनल्टी जो भी है उनमें से हमको फिर से टाई मिल गया। तो टाई रिजॉल्व करने के लिए हम चारों पेनल्टीज़ में देखेंगे। तो अगर इस 8 को चूज़ करते हैं देन लीस्ट कॉस्ट यहाँ पर 16 है। इस 8 को चूज़ करते हैं देन लीस्ट कॉस्ट इज 16। इस 8 को देखते हैं तो यहाँ पर लीस्ट कॉस्ट है 8। इस 8 को देखते हैं तो यहाँ लीस्ट कॉस्ट है 8। सो इन दोनों को तो हम चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लीस्ट कॉस्ट वाले पेनल्टीज़ हमारे पास है। सो लीस्ट कॉस्ट है यहाँ पर 8, यहाँ भी 8। सो अब इन दोनों के बीच में टाई हो गया। सो अब आपको देखना है कि इन दोनों में से किस में सप्लाई करें हम। सो यहाँ पर अगर आप सप्लाई करते हो इस वाले 8 में तो आपके पास में 102 की डिमांड है बट सप्लाई 76 की है। सो अगर 76 यहाँ सप्लाई करते हैं तो ये ऑप्टिमम नहीं होगा बिकॉज यहाँ डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं होगी। सो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और यहाँ पर हम सप्लाई करेंगे 41 यूनिट्स की। सो 41 यूनिट्स की सप्लाई करने के बाद में ये वाला कॉलम भी अब क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है।
सो इसको हम कवर कर सकते हैं। नाउ इन द रिमेनिंग कॉलम, एक ही कॉलम बचा है यहाँ पर, सो उसमें लीस्ट है 8। सो अब कितना सप्लाई कर सकते हैं हम, 41 यहाँ सप्लाई कर दिया है, तो बचे 35, तो 35 यहाँ सप्लाई कर देंगे, इसकी सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो गई। देन इन दोनों में से जो लीस्ट है वो है 16, सो यहाँ 5 सप्लाई कर देंगे हम, 72, 5 77, इसकी सप्लाई भी एग्जॉस्ट हो गई। अब रिमेनिंग 24 है, 24 में जो भी रिमेनिंग यूनिट्स है वो हम सप्लाई कर देंगे 62। सो ये भी कंप्लीट हो गया। सो अब आप देख लो कि डिमांड और सप्लाई की जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो रही है। टोटल डिमांड फर्स्ट कॉलम में 72 है, तो 72 टोटल आ रही है यहाँ पर। सेकेंड कॉलम में अगर आप देखोगे 35 + 62 + 5, ये हो गया 102, तो ये 102 आ रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 41 है, 41 आ रहा है, यहाँ पर 20 आ रहा है। सो डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस को फुलफिल करते हुए हमने इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। टोटल कॉस्ट कितनी है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कॉस्ट है 8, यहाँ पर ट्रक लोड्स हमने अलॉट किए हैं 35, सो 8 × 35 ये इंक्लूड किया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ 41 ट्रक लोड्स हमने अलॉट किए हैं, तो 8 × 41, सिमिलरली 24 × 62, देन 0 × 20, देन 8 × 72, देन 16 × 5 × 100, क्योंकि ये हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ में है कॉस्ट, तो 100 कर दिया है मल्टीप्लिकेशन में। सो टोटल कॉस्ट जो अभी आ रही है वो है 2,75,200 रुपीज़। सो ये कॉस्ट अभी ऑप्टिमल है या नहीं है, या मिनिमम कॉस्ट है या नहीं, ये अभी हमको पता नहीं है। इसके लिए हमको इसको टेस्ट करना पड़ेगा बाय स्टेपिंग स्टोन मेथड। एंड आल्सो यू कैन चेक नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। ऑक्यूपाइड सेल का मीनिंग होता है जहाँ पर हमने अलॉटमेंट दिया है या जहाँ पे हमने अलोकेट किया है, वो ऑक्यूपाइड सेल्स होती है। सो ये वाली ऑक्यूपाइड सेल है क्योंकि यहाँ 72 का अलोकेशन है। ये वाली भी ऑक्यूपाइड है, 16 वाली भी ऑक्यूपाइड है, ये 24 वाली भी ऑक्यूपाइड है, 0 वाली भी ऑक्यूपाइड है। और ये जो सेल्स हैं जहाँ कोई अलोकेशन नहीं है उसको हम अनऑक्यूपाइड सेल्स बोलते हैं। सो नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स है 6, विच इज़ equal to m + n - 1. m + n - 1 means number of rows plus number of columns minus 1. तो जब भी ऐसा अलोकेशन होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको हम बोलते हैं नॉन डीजनरेट सॉल्यूशन। दैट मीन्स ये m + n - 1 से कम आते हैं एलोकेशंस तो डीजनरेसी आती है। तो डीजनरेसी आने के बाद क्या प्रॉब्लम होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेपिंग स्टोन मेथड लगाने के लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ अलोकेटेड सेल्स m + n - 1 होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। सो अब स्टेपिंग स्टोन मेथड से ये चेक करना है कि ये वाला जो कॉस्ट है ये मिनिमम है या नहीं है। इसके लिए हम यहाँ पर इस वाली टेबल को यूज़ करेंगे जो हमने अलोकेशन दिया है। तो ये सॉल्यूशन जो अभी इसका ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करेंगे और फिर अगर ऑप्टिमल नहीं है तो इसको इम्प्रूव करेंगे। सो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि अनऑक्यूपाइड सेल्स जितनी भी हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और अनऑक्यूपाइड सेल में हम क्या करते हैं एक यूनिट डाल के देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक यूनिट ट्रांसफ़र की तो यहाँ पर नेट कॉस्ट चेंज, टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा वो मुझे कैलकुलेट करना है। सो अब यहाँ पर एक यूनिट अगर ट्रांसफ़र करेंगे हम तो ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, वो ट्रांसफ़र होगा नियर बाय ऑक्यूपाइड सेल से, क्योंकि अब यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई एग्जॉस्ट हो चुकी है। सो यहाँ पर एक यूनिट ट्रांसफ़र करना है तो वो इन्हीं में सेल में से किसी में से करना पड़ेगा, ऑक्यूपाइड सेल में से, क्योंकि यहाँ पर अनऑक्यूपाइड सेल में से तो आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो ऑक्यूपाइड सेल्स में से ट्रांसफ़र करना है तो आपको ये भी देखना है कि डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस डिस्टर्ब नहीं हो। सो इसको डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन डिस्टर्ब नहीं हो, इसको इंश्योर करने के लिए वी ऑलवेज फाइंड ए क्लोज्ड लूप। सो क्लोज्ड लूप क्या होता है कि किसी भी अनऑक्यूपाइड सेल से स्टार्ट करते हुए आप ऐसी सेल्स फाइंड करोगे जो ऑक्यूपाइड हैं। सो अनऑक्यूपाइड सेल से स्टार्ट करते हुए ऑक्यूपाइड सेल पर मूव करते हुए आपको फिर से अनऑक्यूपाइड सेल पर आना है। सो यहाँ पर हर एक टर्निंग पॉइंट पर एक ऑक्यूपाइड सेल होना चाहिए, जिससे कि आप अगर इसमें से यूनिट अगर यहाँ ट्रांसफ़र करो तो ये आपस में डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाए। सो इस लूप के अंदर ही जो भी एडजस्टमेंट है वो हो जाए, ऐसा आपको लूप फाइंड करना है।
सो इसको हम बोलते हैं क्लोज लूप। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस 4 के लिए मैं क्लोज लूप फाइंड करूँ, इस 4 के लिए अगर हम क्लोज लूप फाइंड करें विथ कॉर्नर पॉइंट्स ऑक्यूपाइड सेल्स, तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे हम? 4 से स्टार्ट किया हमने, ये ऑक्यूपाइड सेल है, देन इसके बाद जो ऑक्यूपाइड सेल है वो ये वाली लेते हैं हम, ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ से टर्न नहीं मिलेगा आपको 4 पे आने के लिए। यहाँ से अगर 16 पे चले गए तो 4 पे नहीं आ पाओगे, सिमिलरली यहाँ से अगर 20 पे चले गए तो फिर टर्निंग नहीं है। सो 4 से आप 8 पर आए, 8 पे आने के बाद में 16 पर टर्न ले सकते हो, 16 से आने के बाद आप टर्न यहाँ ले सकते हो एंड अगेन टर्निंग एट 4। सो 4 से 8 पर, 8 से 16 पर, 16 से 8 पर एंड 8 से 4 पर। सो ये एक लूप हो गया। अब यहाँ पर इस लूप के अंदर अगर आप देख रहे हो तो हर एक टर्न पर आपको मिलेगा एक ऑक्यूपाइड सेल। ये जो लूप बनाना है, इस लूप में या तो हॉरिजेंटली मूव करना है या वर्टिकली मूव करना है। सो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूव करते हुए ऐसा एक क्लोज लूप फाइंड करना है फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल। तो ये यहाँ पर जो आपको लूप दिखाई दे रहा है ये तो सिंपल सा लूप है, बट लूप में भी कॉम्प्लिकेटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ से आपने अनऑक्यूपाइड सेल से स्टार्ट किया, हो सकता है कि आपको पहला ऑक्यूपाइड सेल यहाँ मिले, फिर उसके बाद हो सकता है दूसरा ऑक्यूपाइड सेल यहाँ मिले, हो सकता है थर्ड ऑक्यूपाइड सेल यहाँ पर मिले, फोर्थ ऑक्यूपाइड सेल यहाँ मिले, और फिर आप ऐसे घूम के आओ और आपको इस तरह से आना पड़े। सो इन एनी केस आपको जो भी क्लोज लूप बनाना है वो वर्टिकल और हॉरिजेंटल मूव करके बनाना है। एंड वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि जब भी आप टर्न करोगे तो टर्निंग हमेशा ऑक्यूपाइड सेल से ही होगी। सो यहाँ से यहाँ पर आने के बाद में ये ऑक्यूपाइड सेल है, इसके बाद में जो आपके पास ऑक्यूपाइड सेल होगी, सपोज वो ये हो, ये वाली ऑक्यूपाइड सेल है, देन दिस इज ऑक्यूपाइड सेल एंड दिस इज ऑक्यूपाइड सेल एंड सो ऑन। सो टर्निंग पॉइंट पे हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि ऑक्यूपाइड सेल ही हो, यू कैन नॉट टेक टर्न फ्रॉम एन अनऑक्यूपाइड सेल। सो यहाँ पर हमने एक लूप बना लिया अभी इसके लिए। सो आफ्टर फाइंडिंग दिस लूप, अब आपको ये चेक करना है कि इस सेल के अंदर अगर हम 1 यूनिट डालते हैं तो नेट कॉस्ट चेंज कितना होता है। सो वो फाइंड करने के लिए हम इस तरह से कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, इसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, del 1 1। सो अगर यहाँ पर 1 यूनिट डालते हैं तो कॉस्ट, 1 यूनिट यहाँ पर डालते हैं तो यहाँ पर प्लस हो रहा है, 1 यूनिट आ रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है ₹4 पर यूनिट। सो 4 रुपीज़ से कॉस्ट इंक्रीज होगी। ओके, सो यहाँ से यहाँ डाला तो एक 4 रुपीज़ से कॉस्ट इंक्रीज होगी, यहाँ से 1 यूनिट निकाली है तो 8 रुपीज़ से कॉस्ट रिड्यूस होगी। यहाँ से आप निकाल के यहाँ डालोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी जस्ट टू बैलेंस इट। सो यहाँ पर 1 यूनिट अगर आपने डाली तो ये 16 हो गया, और यहाँ पर 1 यूनिट डालेंगे तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से 1 यूनिट आपको निकालनी पड़ेगी। सो यहाँ पर आ गया -8। सो टोटल अगर आप इसका कैलकुलेट करोगे, सो दिस विल बी 4 - 8 इज -4, 16 - 8 इज 8, सो दिस इज 4। सो इसका मीनिंग है कि 1 यूनिट अगर हम फर्स्ट सेल में डालते हैं अनऑक्यूपाइड सेल में तो टोटल या नेट कॉस्ट चेंज जो है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब है कॉस्ट इंक्रीज ही होती है, इसलिए यहाँ पर फिजिबल नहीं है डालना। सो इस 4 के लिए हमने क्लोज लूप फाइंड किया और 1 यूनिट इस सेल के अंदर डाल के देखी, उस क्लोज लूप के अंदर से डालना है। सो क्लोज लूप के अंदर से हमने डाल के देखी तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर 1 यूनिट से ही 4 रुपीज़ कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, बट यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है जस्ट टू शो दैट नेट कॉस्ट चेंज इज पॉजिटिव। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल पे जाते हैं। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल ये है, इसके लिए क्लोज लूप फाइंड करते हैं। सो इसके लिए अगर आप क्लोज लूप फाइंड करोगे विथ ऑक्यूपाइड सेल्स एट ईच टर्न, सो यहाँ से आप चले इस तरह से। सो इसके लिए जो क्लोज लूप है वो ये है। सो क्लोज लूप में अगर आप चलोगे तो del 1 4 नेट कॉस्ट चेंज कितना है वो देखते हैं। सो यहाँ से 1 यूनिट यहाँ डालेंगे तो 0 रुपीज़ से कॉस्ट इंक्रीज होगी, यहाँ से 1 यूनिट कम होगी तो -0, यहाँ पर 1 यूनिट डालेंगे तो +24, और यहाँ पर 1 यूनिट कम करेंगे सो -8, सो ये 16। सो यहाँ पर आप लिखोगे 16। सो नेट कॉस्ट चेंज 1 यूनिट यहाँ डालने से 16 रुपीज़ कॉस्ट बढ़ जाती है। नेक्स्ट अनऑक्यूपाइड सेल है 16, इसके लिए क्लोज लूप फाइंड करते हैं।
सो 16 के लिए क्लोज लूप सिंपल है, ये रहा क्लोज लूप। सो यहाँ पर नेट कॉस्ट चेंज कितना आएगा, del टू वन में 16, यहाँ 1 यूनिट डालेंगे तो 16 रुपीज़ से कॉस्ट पड़ेगी, यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे तो 24 रुपीज़ कम हो जाएगी, फिर 16, फिर 8 -8, यहाँ से यूनिट निकालनी पड़ेगी आपको। 16 - 24 -8, तो ये हो गया 0। 16 - 8 इज़ 8, 16 - 24 इज़ -8। सो यहाँ पर जो नेट कॉस्ट चेंज है वो 0 है। 0 का मीनिंग है कि यहाँ पर कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है, जो भी हमारे पास कॉस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम 1 यूनिट यहाँ पर डाल देते हैं तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको ग्रीन में शो किया है, क्योंकि ये सेल भी हमारे काम की है। बट अभी और भी सेल्स बाकी है अनऑक्यूपाइड, उनके लिए भी नेट कॉस्ट इवोल्यूशन देखते हैं, या जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर नेगेटिव आता है कॉस्ट चेंज तो हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, अदरवाइज कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी। अभी 16 के लिए चेक करते हैं। 16 है del 2 3। सो इसके लिए जो क्लोज लूप है ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द क्लोज लूप। सो टोटल कॉस्ट चेंज कितना है, 16 - 24 + 8 -8। सो अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि दिस इज -8, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। सो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये हमारे काम की है। सो नेगेटिव शोज दैट कि यहाँ पर 1 यूनिट ट्रांसफ़र कर देने से टोटल कॉस्ट है 8 रुपीज़ कम हो जाती है। सो टोटल कॉस्ट रिड्यूसेस बाय ₹8 बाय ट्रांसफरिंग 1 यूनिट इनटू दिस सेल। देन अभी और भी अनऑक्यूपाइड है, उनको भी चेक करना है। सो 24 के लिए अब यहाँ पर क्लोज लूप देखें। 24 के लिए क्या है क्लोज लूप। सो 24 के लिए आपको क्लोज लूप देखना है तो उसके लिए ये 24 के लिए क्लोज लूप है। सो टोटल कॉस्ट चेंज कितना है वो हम देख लेते हैं 3 में। सो 24 - 16 + 8 -8, सो दिस इज 8। सो 24 में आ गया +8। सिमिलरली 0 में हम चेक करते हैं। 0 में चेक करेंगे हम तो क्या आएगा। सो 0 के लिए क्लोज लूप ये है। सो del 4 4, del 4 पे क्या है 0 - 16 + 24 - 0, दैट इज 8। सो इसमें भी पॉजिटिव कॉस्ट चेंज है। सो जितनी भी नेगेटिव कॉस्ट चेंज आ रही है उनमें से जो मैक्सिमम नेगेटिव वो हमको सेलेक्ट करना है। सो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट del is a -8 फॉर द सेल YC। सो YC में -8 है, देयरफॉर द करंट शिपमेंट शेड्यूल इज़ नॉट ऑप्टिमल। सो अभी जो शिपमेंट शेड्यूल है जहाँ पर हमने B में 35 सप्लाई किया है, C में 41 सप्लाई किया है और बाकी जो भी सप्लाई है वो ऑप्टिमल नहीं है, उसको और इम्प्रूव किया जा सकता है। सो टू इम्प्रूव द सॉल्यूशन, ये जो -8 आ रहा है ये किस लूप में है। सो इस लूप को अगर हम फाइंड करेंगे तो ये लूप ये है। सो अगर आप 16 का लूप फाइंड करो तो वो है 8 with 35 यूनिट्स, दिस 8 with 41 यूनिट्स, दिस 24 with 62 यूनिट्स, और ये 16 अनऑक्यूपाइड। सो अभी आपको इम्प्रूव करना है। यहाँ पर 1 यूनिट डाल देने से कॉस्ट 8 रुपीज़ रिड्यूस होती है। सो मैक्सिमम कितनी यूनिट्स हम यहाँ पर डाल सकते हैं वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस लूप। सो इस लूप को अगर देखो तो इस लूप में 16 को हम बोलते हैं पॉजिटिव सेल, क्योंकि यहाँ पर हम यूनिट ट्रांसफ़र करते हैं। सो यहाँ पर कुछ प्लस हो रहा है इसलिए ये पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पर कुछ प्लस होगा, यहाँ हम 1 यूनिट डालेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट निकालेंगे, सो इसको नेगेटिव सेल बोलेंगे। सिमिलरली यहाँ से हमने 1 यूनिट निकाली है तो यहाँ पर 1 यूनिट ऐड करना पड़ेगी, सो ये पॉजिटिव सेल होगी। और यहाँ हम ऐड करेंगे तो यहाँ से निकालेंगे हम, सो ये नेगेटिव सेल। सो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस, दैट मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव सेल्स का ऐसा लूप बनेगा। तो जो भी लूप बनेगा, जैसा भी लूप है उसके अंदर अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव सेल्स होंगी। नेगेटिव सेल्स का मीनिंग है जहाँ से यूनिट हम निकाल रहे हैं, पॉजिटिव का मीनिंग है जहाँ यूनिट हम डाल रहे हैं। सो उस लूप के अंदर आपको देखना है कि जो नेगेटिव सेल्स हैं उनमें मिनिमम अलोकेशन कितना है। सो नेगेटिव सेल्स यहाँ पर 2 हैं, एक तो 24 और 8, वो नेगेटिव सेल्स हैं। इनमें मिनिमम एलोकेशन जो है वो 41 का है। सो ये 41 जो है उठाकर हम यहाँ पर डालेंगे और यहाँ से हम इसको हटा देंगे।
सो इम्प्रूवमेंट करते समय जो भी नेगेटिव सेल्स हैं उनमें जो भी मिनिमम अलोकेशन है उसको हम इस सेल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ 41 ट्रांसफ़र किया तो यहाँ से 41 माइनस करना पड़ेगा। सो ये रहेगा आपके पास में 21 और यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 41 आपने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा टोटल 76। सो नाउ यू कैन सी डिमांड एंड सप्लाई जो भी है वो इस लूप के अंदर ही एडजस्ट हो गई है विदाउट डिस्टर्बिंग दी अदर सेल्स। सो इस तरह से जो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन आएगा उसमें इस सेल के अंदर 41 होगा, इस सेल के अंदर 21 होगा, इस सेल के अंदर 76 होगा। सो दिस विल बी द इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन। सो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन इज दिस। सो इस लूप के अंदर ही सारा एडजस्टमेंट हो गया है। सो ये इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है। अब आप कॉस्ट फाइंड करके देखो। सो कॉस्ट अगर फाइंड की तो 8 इंटू 76, 24 इंटू 21, 16 इंटू 41, 8 इंटू 72, 16 इंटू 5, 0 इंटू 20। सो कॉस्ट अब यहाँ पर देख रहे हो कि रिड्यूस हो गई है। पहले 275200 थी, अब 242400 है। सो कॉस्ट इज रिड्यूस नाउ। सो ये सॉल्यूशन जो है वो इम्प्रूव्ड सॉल्यूशन है, ये इम्प्रूव्ड शिपमेंट है कि अब आपको एक्स से बी में 76 यूनिट सप्लाई करना है या 76 ट्रक लोड सप्लाई करना है। पहले यहाँ पर 35 था। सो पहले यहाँ पर 35 सप्लाई कर रहे थे, अब 76 करना है। सिमिलरली वाई से बी में पहले यहाँ पर 62 था, अब 21 ही सप्लाई करना है। तो इस तरह से शिपमेंट शेड्यूल जो है वो इम्प्रूव हुआ है और कॉस्ट भी इम्प्रूव हुई है, दैट मीन्स कॉस्ट रिड्यूस हुई है। नाउ अगेन वी हैव टू चेक वेदर दिस इज ऑप्टिमल और नॉट। ये ऑप्टिमल है या नहीं, क्या इससे भी ज़्यादा रिड्यूस हो सकती है कॉस्ट। तो वो चेक करने के लिए हम फिर से नेट कॉस्ट इवेल्यूशन फाइंड करेंगे फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल। सो उसी तरह से आपको हर एक अनऑक्यूपाइड सेल के लिए लूप बनाते जाना है और उनमें कॉस्ट चेंज देखते जाना है। बट बिफोर देट ये आपको इंश्योर करना है कि नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स जो है वो m + n - 1 के इक्वल है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ये जब भी आप सॉल्यूशन इम्प्रूव करते हो उस समय पर ये नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स जो है वो कम हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं डीजेनरेसी। सो आगे हम देखेंगे इसके क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं। सो ये हर स्टेज पे आपको चेक करना है, इसके बिना आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। सो अभी यहाँ पर m + n - 1 के इक्वल है नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड सेल्स। सो हम आगे बढ़ सकते हैं। सो थर्ड स्टेप में फिर से हम ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करेंगे। ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए फिर 4 के लिए हम लूप देखेंगे। सो 4 के लिए हमने लूप देखा, फिर से इसी तरह से ये लूप है, इसके अंदर आपने कॉस्ट चेंज देखा 4 - 8 + 16 - 8, तो अगेन ये 4 रहेगी। सिमिलरली इस 8 के लिए फिर से आपने लूप बना के देखा एंड सो ऑन। सो अभी मैंने जिस तरह से लूप फाइंड किया था फॉर ईच अनऑक्यूपाइड सेल, वैसे ही आपको लूप फाइंड करते जाना है और नेट कॉस्ट चेंज वहाँ पर लिखते जाना है। सो अभी इसमें नेट कॉस्ट चेंज कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ है, दैट मीन्स पहले भी 4 था अभी भी 4 है। इसके लिए नेट कॉस्ट चेंज जो है वो 8 है अगर आप देखोगे इस लूप के अंदर। सो 8 - 16 + 24 - 8। सो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये 8 है। सिमिलरली 0 के लिए आप देखोगे, 0 के लिए कोई लूप फाइंड करके, सो 0 के लिए लूप वही है, इस तरह से फाइंड करके देखा आपने तो आपको यहाँ पर 16 मिला। उसके बाद में 16 के लिए देखा और सभी अनऑक्यूपाइड सेल्स के लिए आप चेक करोगे इस तरह का क्लोज लूप बना के। सो सभी के लिए अगर आपने नेट कॉस्ट चेंज कैलकुलेट करके देखा तो कहीं भी आपको नेगेटिव कॉस्ट चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड। जब भी नेगेटिव नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि सॉल्यूशन इम्प्रूव नहीं हो सकता है। सो इस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है, आपको यहीं पर रुक जाना है, इसके आगे इम्प्रूव सॉल्यूशन नहीं होगा। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सभी के लिए पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एंड 16 के लिए 0 है। नेगेटिव नहीं आ रहा है तो इम्प्रूव नहीं होगी। सो करंट शिपमेंट शेड्यूल ऑप्टिमल है। सो ऑप्टिमल शिपमेंट शेड्यूल एंड द मिनिमम कॉस्ट जो है वो इस तरह से निकलेगी। सो अब आपके पास में ये शिपमेंट शेड्यूल हो गया, ये ऊपर जो लिखा है शिपमेंट शेड्यूल है X12, जो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है वो नेट कॉस्ट चेंज है, राउंड ब्रैकेट में जो लिखा है वो आपका शिपमेंट शेड्यूल है। सो यहाँ पर ये X12 16 है,
X22 21 है, X23 41 है, X24 20 है, X31 72 है एंड X32 5 है। सो ये शिपमेंट शेड्यूल है। स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है उनको नहीं लिखना है, वो नेट कॉस्ट चेंज है। सो विद दिस शिपमेंट शेड्यूल वी हैव दिस टोटल कॉस्ट 242400। सो अब इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी, ये मिनिमम कॉस्ट है। सो फॉर दिस मिनिमम कॉस्ट दिस मस्ट बी द शिपमेंट शेड्यूल। नाउ वन मोर थिंग, लुक एट दिस जीरो। जब भी इस तरह का सिचुएशन आती है कि सारी नेट कॉस्ट चेंज तो पॉजिटिव है बट कोई एक या एक से ज़्यादा सेल ऐसी है जिसमें नेट कॉस्ट चेंज जीरो है, सो उस केस में आपके पास में अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा या अल्टरनेटिव ऑप्टिमम शेड्यूल होगा। सो इस जीरो में अगर हम एक यूनिट ट्रांसफर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है टोटल कॉस्ट में, वो 242400 ही रहती है। इसलिए हम इस सेल को भी इम्प्रूव करेंगे। सो इसके लिए जो क्लोज लूप है वो ये वाला है। सो इस क्लोज लूप के अंदर जो नेगेटिव सेल्स है, सो 16 24 इसमें यूनिट्स है 21, इसमें 8 है 72 यूनिट्स है और ये 16 है इसमें 5 यूनिट्स है। सो इस लूप के अंदर अगर आप नेगेटिव सेल्स देखो तो नेगेटिव सेल्स कौन सी है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो अगर सॉल्यूशन इंप्रूव करना है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है इसलिए कोई कॉस्ट चेंज नहीं है, सो नेगेटिव सेल्स में से जो मिनिमम है वो उठा के आपको इस सेल के अंदर डालना पड़ेगा। सो नेगेटिव सेल्स ये हैं, इनके बीच में जो मिनिमम है वो 21 है। सो मिनिमम 21 है, इस 21 को आप यहाँ लिख दो और यहाँ से 21 हटा दो, इसमें 21 ऐड कर दो, 26 हो गया और यहाँ से 21 माइनस कर दो तो ये हो गया 51। सो अब जो अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो इस तरह से आएगा कि 16 वाली सेल में 21 यूनिट्स हो जाएगा, ये 24 वाली जो सेल है वो एम्प्टी हो जाएगी, ये 16 वाली जो सेल है इसमें 5 + 21 26 हो जाएगा और ये 8 वाली जो सेल है इसमें से 21 माइनस होगा तो 51 होगा। सो अल्टरनेटिव ऑप्टिमम शेड्यूल वो इस तरह से आपको मिलेगा। सो अल्टरनेटिव ऑप्टिमम शेड्यूल ये है और टोटल कॉस्ट आप देख सकते हो कि वही रहेगी 242400। सो जहाँ भी जीरो नेट कॉस्ट चेंज आ रहा है वो इंडिकेट करेगा कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। वो जीरो नेट कॉस्ट सेल में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स वैसे ही ट्रांसफर करना है जैसे आप यूजुअल वे में करते हो। सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द टोटल कॉस्ट। सो रिमेंबर हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फाइंड द क्लोज्ड लूप। लूप फाइंड करने के लिए आपको हॉरिजेंटल मूव करना है स्टार्टिंग फ्रॉम एन अनऑक्यूपाइड सेल। सो अनऑक्यूपाइड सेल से स्टार्ट करते हुए आपको मूव करना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल। सो आप मूव करके देखोगे किन कौन कौन सी सेल्स ऐसी है जो ऑक्यूपाइड है। सो अनऑक्यूपाइड सेल से आप चले तो आपको ऑक्यूपाइड सेल पे आना है, फिर ऑक्यूपाइड सेल से आपने टर्न लिया नेक्स्ट जो भी ऑक्यूपाइड सेल है उस पर, फिर हो सकता है कि आपको यहाँ से टर्न लेना पड़े इस तरह से, देन हो सकता है आपको यहाँ जाना पड़े, देन दिस। तो ये एक तरह का लूप ये भी है। सो इस तरह के लूप में आपको मूव करना है स्टार्टिंग फ्रॉम अनऑक्यूपाइड सेल एंड अगेन रिटर्निंग टू दिस अनऑक्यूपाइड सेल। सो जहाँ से स्टार्ट किया है वो पॉजिटिव सेल होती है, उसके बाद में जो नेक्स्ट सेल है जहाँ पे नियर बाय आप जाते हो वो नेगेटिव, उसके बाद में फिर ये पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। सो जब भी ऐसा लूप आप फाइंड करो उसके अंदर अगर यहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव अगर आ रहा है नेट कॉस्ट चेंज, तो फिर आपको कितनी यूनिट्स यहाँ ट्रांसफ़र करना है वो फाइंड करने के लिए ये लूप आप लिख के देख लो अलग से, और इसमें जो भी नेगेटिव सेल्स हैं इन नेगेटिव सेल्स के अंदर जो भी मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो उठा के आप यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, और ट्रांसफ़र करने के बाद में इसी लूप के अंदर आपको एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि यहाँ से आप यहाँ डालोगे, सपोज यहाँ मिनिमम है, यहाँ से यहाँ डाला तो यहाँ पर कुछ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ से कुछ निकालना पड़ेगा, यहाँ कुछ ऐड करना पड़ेगा, यहाँ कुछ निकालना पड़ेगा एंड सो ऑन। सो इसी लूप के अंदर वो एडजस्टमेंट होगा यूनिट्स का, जहाँ से भी आप यूनिट निकाल के इसमें डालोगे वहाँ पर आपको एडजस्ट करना है दूसरी सेल्स में। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द लूप एंड you transfer the number of units
इंटू द नेट कॉस्ट इवैल्यूएशन सेल, जहाँ पर मैक्सिमम नेगेटिव है. So this was the stepping stone method of improving the initial basic feasible solution of a transportation problem. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको वो क्लोज लूप फाइंड करते आना चाहिए जिसमें कि आप नेट कॉस्ट इवोल्यूशन फाइंड करते हो, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं. सो एक बार आपने वो क्लोज लूप फाइंड कर लिया, उसके बाद में उसको इम्प्रूव करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच. So this was